गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने मांग की अवधारणा ये वाला टॉपिक किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला टॉपिक, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए बच्चों, मैंने आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया है पहले से। देखिए, हम मांग की लोच के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जहां मांग का नियम आया था। तो मांग के नियम में हमने पढ़ा था अन्य बातें स्थिर रहने पर, लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था ना, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से। अन्य बातें स्थिर रहने पर जब किसी वस्तु के प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी की डिमांड कम होती है, और वस्तु के प्राइस कम होते हैं तो क्वांटिटी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। यही पढ़ा था बच्चों। अब हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये बात कर ली थी, लेकिन ये बात नहीं की थी कि प्राइस में कितना चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज होता है। ठीक है बच्चों। अब प्राइस इलास्टिसिटी में, मूल्य लोच में हम बात करेंगे, जैसे इलास्टिक होती है, रबड़ होती है, उस रबड़ को आपने खींचा, उसके बाद जब उसे छोड़ते हैं तो वो किसी ना किसी रेट से फ्लक्चुएट होती है, तो यहाँ पे ये जो फ्लक्चुएट हुई है ये डिपेंड करता है प्राइस के बेस पर, यानी कि पहले खींचने के आधार पर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम यही बात करेंगे कि वस्तु के मूल्य में कितना परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम मांग की कीमत लोच की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। किसी वस्तु के मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन होने से, मांगी गई इकाइयों की मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है, मूल्य और मांग, वही मांग के नियम वाली बातें हैं। मूल्य और मांग, वहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें आई, यहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसी वस्तु के मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन होने से मांगी गई इकाइयों की मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है, दोनों में आनुपातिक परिवर्तन, वह मांग की कीमत लोच कहलाती है। ठीक है बच्चों। इसी डेफिनेशन के बेस पर मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला नोट किया है, मांग की कीमत लोच। अच्छा, जो ये शब्द है यहाँ पे लोच, इसके बारे में बात करें तो लोच इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? इलास्टिसिटी। तो ये इलास्टिसिटी जो शब्द है वो इलास्टिक से बना है। देखिए, इलास्टिक इसी से बना है, इलास्टिसिटी। ठीक है। इलास्टिक के बारे में तो सभी जानते ही हैं, उसी से बना है ये वाला शब्द। तो मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला होता है मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, अनुपातिक को ही हम या प्रतिशत भी कह सकते हैं। तो मांग की मात्रा में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाई कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है बच्चों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आसान है। पहले हम यहाँ पे मांग की मात्रा की बात करेंगे और फिर यहाँ डिवाइड में हम कीमत की बात करेंगे, और दोनों में कैसा है? आनुपातिक परिवर्तन है। तो मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, आप ऐसे ध्यान रखो, ऊपर कौन सी चीज़ है? क्वांटिटी, और नीचे कौन सी चीज़ है? प्राइस। ये दोनों चीज़ें हैं, ऊपर क्वांटिटी नीचे प्राइस है। तो क्वांटिटी में भी आनुपातिक परिवर्तन और प्राइस में भी आनुपातिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों। इसका अथवा में एक और फॉर्मूला है, यानी कि या तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो या ये वाला करो, वो एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी भी अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ EP इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, देखिए ये डेल्टा। क्या है बच्चों? डेल्टा के बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये शब्द अभी पहली बार आया है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है बच्चों। कौन सी भाषा से?
ग्रीक भाषा से, जिसका मतलब होता है परिवर्तन। जिसका मतलब क्या होता है? परिवर्तन, चेंज। ठीक है बच्चों, चेंज। ये डेल्टा जिस शब्द के साथ जुड़ जाए, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी के साथ जुड़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? क्वांटिटी में परिवर्तन। डेल्टा यहाँ पे प्राइस के साथ जुड़ गया, इसका मतलब क्या हुआ? प्राइस में परिवर्तन। जैसे कि किसी वस्तु के मूल्य पहले 10 रुपये थे, तब क्वांटिटी की डिमांड जो हो रही थी, अब वस्तु के मूल्य बढ़ करके मान के चलो 30 रुपये हो गए, तो बताइए यहाँ पे डेल्टा प्राइस कितना हुआ? या डेल्टा प्राइस का मतलब क्या हुआ? प्राइस में चेंज कितने का हुआ बच्चों? 20 रुपये का। तो ये होता है डेल्टा। ऐसे ही क्वांटिटी में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा बनता है ईपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। इसके बाद देखिए ये वाला जो फॉर्मूला बना है बच्चों, वो इसी फॉर्मूले के आधार पर बना है। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में बताता हूं, कैसे इसका निर्माण हुआ। तो देखिए ये आपको ये तो याद हो गया होगा, मांग की कीमत लोच बराबर मांग की मात्रा में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होता है। अब मांग की कीमत लोच का ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला था, अभी जो प्रतिशत वाला ऊपर लिखा हुआ था। अब मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ये अंश वाली संख्या थी ऊपर वाली, इसे हम कैसे निकालेंगे? तो मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत निकालना है परिवर्तन का, मांग की मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है उसका प्रतिशत निकालना है। तो मांग की मात्रा में पहले परिवर्तन वो लिखेंगे, जिस संख्या का प्रतिशत निकालते हैं वो अंश वाली संख्या होती है, और जिसके आधार पर प्रतिशत निकालते हैं वो हर वाली संख्या होती है। तो किसके आधार पर निकालेंगे? पहली वाली क्वांटिटी के आधार पर। तो मैंने यहाँ पे क्यू लिख दिया, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इंटू 100 लगाते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। ऐसे ही बच्चों कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, हर वाली संख्या ये थी फॉर्मूले में, तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? तो जिसका प्रतिशत निकाल रहे हैं, कीमत में परिवर्तन, इसका प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो परिवर्तन को ऊपर लिखेंगे, आधार संख्या नीचे लिखेंगे, जिसके आधार पर प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो प्राइस के आधार पर निकाल रहे हैं इंटू 100। अब इन दोनों को जो ये वाला फॉर्मूला था इस फॉर्मूले में रखेंगे। मांग की मात्रा में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन ऊपर वाली संख्या आएगी, तो मैंने देखिए मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ये पूरी संख्या ये वाली हुई अंश वाली, ये मैंने लिख दी। इसके बाद हर वाली संख्या थी कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। देखिए बच्चों कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ये वाली संख्या हुई है, ये जो है ये वाली संख्या है, इसको मैंने हर में लिख दिया। मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, दोनों संख्याएं मैंने नोट कर दी। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो ध्यान से देखना है। 100 100 ये दोनों कट जाएंगे, बचा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ये हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन पी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया हर में। ठीक है बच्चों, अब इससे जब आगे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू ये हमने नोट कर दिया। इससे जब हम मल्टीप्लाई में सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई में लेकर के जाएंगे, और मल्टीप्लाई में जब ये संख्या जाएगी तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगी तो इसकी संख्या चेंज हो जाएंगी। तो ये वाली संख्या जब मल्टीप्लाई में जाएगी तो बटे में पी है वो ऊपर चला जाएगा, इंटू यहाँ पे कुछ भी नहीं है आगे पी हो गया, और ये डेल्टा पी जो है यहाँ पे ऊपर थी संख्या ये नीचे चली जाएगी। ठीक है बच्चों, यानी कि ये तो हमने एज इट इज लिख दिया, और इससे जब मल्टीप्लाई में लेकर के जाएंगे ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये संख्या अपोजिट हो जाएंगी, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बनता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। मल्टीप्लाई में तो हम इसे पहले लिखें या इसे बाद में लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने सुविधा के लिए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाली संख्या हमने एक साइड में लिख ली, तो डेल्टा पी यहाँ पे आ गया इंटू पी अपॉन, और जो क्यू इधर था वो इधर आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये दोनों संख्या मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई में पहले रखो संख्या को या बाद में रखो, गुणा करके तो वो सेम ही आएगा, मल्टीप्लाई करके तो सेम ही संख्या आएगी, तो वो हमने सुविधा के लिए इस तरीके से कर लिया। देखिए यही वाला हमारा
सेकंड जो अथवा के बाद फॉर्मूला है वो यही वाला फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का फॉर्मेशन है। वैसे एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा मैंने ये आपको समझा दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये दो फॉर्मूले थे आपके पास, ये वाले। इन दोनों फॉर्मूले के लिए एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन में जब प्रतिशत में परिवर्तन कहा जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। पहले प्राइस पहली क्वांटिटी, बाद के प्राइस बाद की क्वांटिटी, ये दे रखी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि एग्जाम्पल है पहला हमारे पास, जब किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि हुई तब मांग की मात्रा में 20% की कमी हुई। तो बच्चों प्रतिशत में परिवर्तन दे रखा है तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए EP इज इक्वल टू मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाई कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है बच्चों, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन चेक करो क्वेश्चन में 20% बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन चेक करेंगे 10%। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर देंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 20/10 डिवाइड कर दें, कितना आ गया 2। तो यहाँ लोच कौन सी है वो अभी हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। बाकी EP कितना आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं सेकंड फॉर्मूले का जो और के बाद है। जब किसी वस्तु के पहले 10 रुपये मूल्य थे तब महंगे इकाइयों की मात्रा 20 थी। वस्तु का मूल्य बढ़कर 30 रुपये हुआ तो महंगे इकाइयों की मात्रा घटकर कितनी हो गई बच्चों 10। तो मांग की लोच ज्ञात करनी है। यहाँ प्रतिशत में परिवर्तन नहीं है, तो जब प्रतिशत में परिवर्तन नहीं है बच्चों तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम डेल्टा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। EP इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। ठीक है बच्चों, EP इज इक्वल टू, देखिए डेल्टा Q मैंने अभी डेल्टा के बारे में समझाया था, इसका मतलब है यहाँ क्वांटिटी में परिवर्तन। तो क्वांटिटी में परिवर्तन कितने का हुआ है 10 का, 20 से 10। और डेल्टा P प्राइस में कितने का परिवर्तन हुआ है बच्चों 20 का। ठीक है, तो डेल्टा Q हमारा 10 हो गया डिवाइडेड बाई डेल्टा P कितना हुआ बच्चों 20 इंटू P अपॉन Q का मतलब है पहले वाले प्राइस पहली वाली क्वांटिटी। हमेशा ध्यान रखना पहले वाले प्राइस पहली वाली क्वांटिटी इंटू 10/20। EP बराबर, सॉल्व करेंगे इसे, जीरो सभी कट जाएंगी, इससे ये 1 का गुणा 1 से करेंगे 1/2 का गुणा 2 से करेंगे 4। EP इज इक्वल टू 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 0.25। तो यहाँ पे EP कितनी है 0.25। इलास्टिसिटी कौन सी होगी, लोच कौन सी होगी, उसकी हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। तो बच्चों हमने मांग की कीमत लोच पढ़ी। ये मांग की कीमत लोच की डेफिनेशन बिल्कुल फॉर्मूले बेस है। फॉर्मूला है मांग की कीमत लोच बराबर मांग की मात्रा में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। देखिए जब किसी वस्तु के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन होने से मूल्य में मांगी गई इकाइयों की मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है वह मांग की कीमत लोच कहलाती है। तो फॉर्मूला याद किया और इसी फॉर्मूले में पहले ये वाली लाइन बाद में ये वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये बताया। इन दोनों फॉर्मूले के ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया बच्चों यहाँ तक, और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक। समझ में आया यहाँ तक सभी के? चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं बच्चों, मांग की लोच की श्रेणियाँ। देखिए तो मांग की लोच की श्रेणियाँ 5 होती हैं बच्चों। मैंने यहाँ इस सीक्वेंस से लिखी हैं, आपको भी इसी सीक्वेंस से याद करनी है ताकि आगे की चीज़ें आसान हो जाएं। तो मांग की लोच की श्रेणियाँ जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। पहला है पूर्णतया लोचदार मांग, दूसरा है अत्यधिक या लोचदार मांग, तीसरा है इकाई लोचदार मांग, चौथा है बेलोचदार मांग
और पांचवा है बच्चों पूर्णतया बेलोजदार मांग या शून्य लोजदार मांग। ठीक है बच्चों, अब इन पांचों पॉइंटों के हमें मान याद करने। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस भी कह सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इज इक्वल टू कितना होता है, इनफाइनाइट, अनंत होता है बच्चों। यहाँ पे ईडी ग्रेटर देन 1 होता है, एक से ज़्यादा होता है। यहाँ पे ईडी 1 होता है, यहाँ पे ईडी लेस देन 1 होता है, यहाँ पे ईडी 0 होता है। ठीक है बच्चों, ये जो मान है इनके, हम जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल किया था ये वाला, यहाँ पे हमारा ईपी या ईडी कितना आया बच्चों, 0.25 आया। तो बताओ 0.25 इनमें कहाँ पे कवर होगा, तो 0.25 लेस देन 1 है, एक से कम है। तो इसका मतलब इस एग्जाम्पल में जो ये वाली वस्तु थी इनकी मांग की लोच कौन सी होगी, इसी में कवर हो रहा है ना 0.25, तो मांग की लोच उनमें कौन सी होगी, बेलोजदार। ठीक है, कहने का मतलब ये इन मान से, जो इनके मान है, इन मान से हम ये मांग की लोच ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नंबर बाय नंबर पांचों पॉइंट पढ़ेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें हम सबसे पहले डेफिनेशन, फिर कैलकुलेशन यानी कि जो एग्जाम्पल होगा, और डायग्राम, तीन तीन चीज़ें सभी में पढ़ेंगे। तो मैं सबकी जो डेफिनेशन और डायग्राम होंगे वो आपको एग्जाम्पल से स्टार्ट करूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा पूर्णतया लोचदार मांग, जिसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। और पूर्णतया लोचदार मांग में जो हमारा ईडी होता है वो बच्चों कितना होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ध्यान रखना ये डी जो है बच्चों सभी में वो वेस के रूप में, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, तो डी जो है वो वेस के रूप में नीचे। ठीक है, तो पूर्णतया लोचदार मांग, चलिए इसके मैं पहले आपको थोड़ी कैलकुलेशन बता देता हूँ। देखिए इन पांचों पॉइंटों में जब आप ईडी की कैलकुलेशन करोगे तो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, बस इसी से हम कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेंगे। ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो बच्चों इसमें जब हम संख्या रखेंगे, देखिए ईडी का मान इस टॉपिक में हमारा कितना आना चाहिए, अनंत आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए। अब ईडी का मान इसे सॉल्व करके कितना आना चाहिए बच्चों, अनंत, इनफाइनाइट आना चाहिए। तो ईडी इज इक्वल टू, अब कौन सी संख्या यहाँ पे रखें कि उन्हें सॉल्व करने पर अनंत आए, तो किसी भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो बच्चों कितना आएगा, बोलिए, अनंत, इनफाइनाइट आएगा। यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 5 डिवाइडेड बाई 0, 2 डिवाइडेड बाई 0, 20 डिवाइडेड बाई 0, हमने यहाँ 10 डिवाइडेड बाई 0 लिखा है, कितना आ गया बच्चों, अनंत आ गया, इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अब देखिए अनंत आ गया, तो अब इसी के बेस पर हमें अपना परिभाषा, डायग्राम, एग्जाम्पल सब कुछ इन्हीं के बेस पर कंप्लीट करना है। और ध्यान रखना हर टॉपिक में ऐसी प्रोसेस होगी पांचों में। तो देखिए प्राइस में कितने का चेंज बच्चों, 0 का, लेकिन क्वांटिटी में कुछ ना कुछ चेंज होगा। प्राइस में 0 का यानी कि प्राइस में कोई चेंज ना हो, क्वांटिटी में चेंज होते। तो देखो परिभाषा बन रही है, जब किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो, जब किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो किंतु मांगी गई इकाइयों की मात्रा में परिवर्तन हो, तब ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच कौन सी कहलाती है, पूर्णतया लोचदार मांग। परिभाषा समझ में आई? जब किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन न हो किंतु मांगी गई इकाइयों की मात्रा में परिवर्तन हो
तब ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच, बताइए बच्चों क्या कहलाएगी? पूर्णतया लोचदार कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने यहाँ पे क्वांटिटी में परिवर्तन और प्राइस में परिवर्तन लिखा है, बाकी पूरा एग्जाम्पल कैसे बनेगा इसका वो देखते हैं। तो हर पॉइंट में हम ऐसे ही एग्जाम्पल लेंगे। पहले वाले प्राइस और पहली वाली क्वांटिटी आपको कोई भी एज्यूम करनी है हर जगह। ठीक है बच्चों, पहले वाले प्राइस और पहली वाली क्वांटिटी। उसके बाद जो दूसरे वाले प्राइस, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में यही तो कहता है पहले मूल्य और क्वांटिटी होती हैं, फिर बाद में परिवर्तित मूल्य और क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, तो पहले वाले मूल्य 10 रुपये, महंगी इकाइयों की मात्रा 30, वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हमें कितना दिखाना है डेल्टा पी बच्चों? 0। तो वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मांगी गई इकाइयों की मात्रा में 10 इकाइयों का परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे हम इकाइयाँ भी कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि मूल्य में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए डेल्टा क्यू हमारा कितना आ रहा है? 10, और डेल्टा पी भी कितना आ रहा है? डेल्टा पी कितना आ रहा है बच्चों? 0। तो यही वाला एग्जाम्पल हुआ ना, मतलब ये जो हमने सॉल्व किया यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व किया था, बाकी एक्चुअलिटी में इसका ये वाला एग्जाम्पल होता है। देखिए क्वांटिटी में कितने का परिवर्तन हुआ? 10 का, 30 से 20 10 का परिवर्तन हुआ, क्वांटिटी में 10 का परिवर्तन हुआ। और प्राइस में कितने का परिवर्तन है? यहाँ पे प्राइस में देखिए 10 से 10 0 का ही तो परिवर्तन हुआ। तो एक्चुअलिटी में वस्तु का हमारा ये वाला एग्जाम्पल हुआ कि जब किसी वस्तु के मूल्य 10 रुपये, महंगी इकाइयों की मात्रा 30, वस्तु का मूल्य 10 रुपये है लेकिन महंगी इकाइयों की मात्रा 20 हो गई, तब इन वस्तुओं की मांग की लोच ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, और डेल्टा क्यू इसमें कितना आया? 10, वो लिख दिया। डेल्टा प्राइस कितना आया हमारा? 0, वो लिख दिया। सॉल्व करके अनंत। तो इन वस्तुओं में मांग की लोच कौन सी हुई बच्चों? अनंत आ रहा है, और अनंत किस में आता है? पूर्णतया लोचदार मांग में। तो इन वस्तुओं में मांग की लोच कौन सी हुई बच्चों? पूर्णतया लोचदार मांग। समझ में आया? चलिए इसी एग्जाम्पल के बेस पर हम डायग्राम बना देंगे। तो चलिए मैं यहीं बना दूं डायग्राम। ठीक है, यहीं बना देते हैं, छोटा सा डायग्राम बनेगा इसका। जो हमारी इकोनॉमिक्स का व्यष्टि वाला पोर्शन है, माइक्रो वाला, उसमें डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए वस्तु का मूल्य पहले 10 रुपये यहाँ पे लिया, महंगी इकाइयों की मात्रा कितनी ली हमने बच्चों? 30। मूल्य 10 हो गया और महंगी इकाइयों की मात्रा 30, ये वाला पॉइंट हो गया। वस्तु के मूल्य 10 रुपये ही है, लेकिन महंगी इकाइयों की मात्रा घटकर कितनी हो गई? 20। मूल्य 10 रुपये ही है, लेकिन महंगी इकाइयों की मात्रा घट करके कितनी हो गई बच्चों? 20। तो पहला वाला ये पॉइंट है। अब जो है वो ये वाला पॉइंट है। इन दोनों पॉइंटों को मिला करके हम मांग वक्र बना देंगे। समझ में आया बच्चों? तो हमने इस टॉपिक में डेफिनेशन, एग्जाम्पल, सॉल्यूशन सहित और डायग्राम, हर एक पॉइंटों में, 5 पॉइंटों में ऐसे ही सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अपना पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पहला हो गया, दूसरा है लोचदार या अत्यधिक लोचदार। पॉइंट नंबर 2, बच्चों सीपीटी में भी ये चीज़ें, जो सीए का फाउंडेशन है उसमें भी ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अभी 12th में भी हैं, बीकॉम में भी ये चीज़ें आती हैं इकोनॉमिक्स में। अत्यधिक लोचदार मांग, या इन्हें सिर्फ लोचदार मांग भी कह सकते हैं, जहां हमारा ईडी कितना होता है बच्चों? ग्रेटर देन 1। ठीक है, ईडी कितना होता है? ग्रेटर देन 1। अब इसमें देखिए वही हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ईडी इज इक्वल टू
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। देखिए बच्चों, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कैलकुलेशन पहले, क्योंकि इस कैलकुलेशन के बेस पर आप दिमाग में रखो ई डी इज इक्वल टू इन्फिनाइट आता है, तो ई डी इन्फिनाइट कब आएगा, ई डी का डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, यानी कि क्वांटिटी में परिवर्तन, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं, तो उसे सॉल्व करके हमारा अनंत आता है, इन्फिनाइट आता है। तो इसी के बेस पर आप दिमाग में परिभाषा बना सकते हो। जब किसी वस्तु के प्राइस में कोई परिवर्तन ना हो लेकिन मांगी इकाइयों की मात्रा में परिवर्तन हो, तो ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच पूर्णतया लोचदार कहलाती है। तो ये परिभाषा जो है वो इसी से बन जाती है, ठीक है ना। बाकी अगर आपको याद करना है तो पहले परिभाषा है आपके पास, एग्जाम्पल सॉल्यूशन सहित है और डायग्राम भी है, आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो। हाँ जी, तो ई डी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। अब इसे सॉल्व करके कितना आना चाहिए बच्चों, एक से ज़्यादा आना चाहिए। तो इसका मतलब अंश वाली संख्या बड़ी और हर वाली संख्या छोटी होगी। तो हमारा कितना आया बच्चों, 2। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 आया। तो हम कह सकते हैं ई डी ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ई डी हमारा यहाँ पे कितना आया है बच्चों, 2 आया है। तो ई डी 1 से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए इसकी परिभाषा, जब किसी वस्तु के मूल्य में जितना परिवर्तन हुआ है उससे ज़्यादा परिवर्तन मांगी गई इकाइयों की मात्रा में हो। जब किसी वस्तु के मूल्य में जितना परिवर्तन हुआ है उससे अधिक परिवर्तन मांगी गई इकाइयों की मात्रा में हो, तब ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच अत्यधिक लोचदार कहलाती है। ठीक है, चलिए परिभाषा नोट कर देते हैं। जब किसी वस्तु के मूल्य में जितना परिवर्तन हुआ है उससे अधिक परिवर्तन मांगी गई इकाइयों की मात्रा में हो, तब ऐसी वस्तु की मांग की लोच कौन सी होगी बच्चों, अत्यधिक लोचदार या लोचदार। ठीक है, अत्यधिक लोचदार कहलाती है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले वाले प्राइस और पहली वाली क्वांटिटी एज्यूम करनी है, 10 और 20, ये हमने एज्यूम कर ली। अब दूसरी वाले प्राइस और दूसरी वाली क्वांटिटी, तो अब हमें एग्जाम्पल के हिसाब से चलना है। वस्तु के मूल्य में कितने का परिवर्तन है, 5 का। तो वस्तु के मूल्य आप यहाँ पे कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। हमने कैसे कर दिया बच्चों, 10 से 5 कितने का परिवर्तन कर दिया, 5 का। ठीक है, ये परिवर्तन है, ये मैंने 5 ये वाला नहीं, ये वाला 5 यहाँ पे नहीं लिखा है। 5 का परिवर्तन करके 10 में से 5 माइनस किए तो 5 आ गया। तो मूल्य कम हुए तो मांग के नियम के अनुसार मांग की मात्रा कैसी होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ानी है, 10 से, तो 20 से बढ़ा करके कितनी हो गई, 30। इसी एग्जाम्पल के बेस पर हमें डायग्राम बनाना है। फ्री हैंड आप बना सकते हो डायग्राम एग्जाम में। क्वांटिटी प्राइस, वस्तु के मूल्य 10, मांगी गई इकाइयों की मात्रा कितनी है बच्चों, 20। मूल्य 10, मांगी गई इकाइयों की मात्रा कितनी है, 20। अब मूल्य 5 है और मांगी गई इकाइयों की मात्रा कितनी बढ़ गई, 30 हो गई। ध्यान रखना है बच्चों, मूल्य में सिर्फ 5 का परिवर्तन है, लेकिन मांगी गई इकाइयों की मात्रा में कितने का है, 10 का। 20 से बढ़कर 30, तो यहाँ अंतर ज़्यादा दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ कम और यहाँ पे ज़्यादा। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया जाएगा और इनसे जो वक्र होगा वो डिमांड करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, अत्यधिक लोचदार मांग। इसके बाद अब हम थर्ड पॉइंट कंटिन्यू कर लेते हैं।
पॉइंट नंबर 3, बेलोजदार मांग, इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे ईडी हमारा कितना होता है बच्चों, सॉरी बेलोजदार तो पॉइंट नंबर 4 था, पॉइंट नंबर 3 इकाई लोजदार कर लेते हैं। इकाई लोजदार सीक्वेंस से ही पढ़ेंगे, इकाई लोजदार मांग। तो यहाँ ईडी इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, इकाई यानी कि 1। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो बच्चों यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज बटे प्राइस में चेंज। अब ऐसी संख्या रखनी है कि डिवाइड करके कितना आना चाहिए, 1 के बराबर। तो अंश वाली संख्या और हर वाली संख्या दोनों बराबर होंगी, कोई भी 10/10, 20/20, 8/8, तो हमारा डिवाइड करके कितना आएगा, 1। अब देखिए परिभाषा, जब किसी वस्तु के मूल्य में जितना परिवर्तन हुआ है